बना दे कि इसको गोली मार दो सरकार, ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि वो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के। ठीक? अब देखो, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी अनुच्छेद 352 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखो, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना? इन पर संसद जो है कुछ अर्थों में रोक लगा सकती है। मतलब जैसे आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कुछ ऐसा नियम बना सकती है जिसमें लोगों के मूल अधिकार का क्या हो, रोक लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार पर रोक नहीं लगाया जा सकता, बस 2 मूल अधिकार कभी नहीं खत्म किए जा सकते हैं। मतलब जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। मतलब किसी भी परिस्थिति, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, परंतु यदि किसी व्यक्ति को आप फांसी की सजा दे रहे हो, तो उसमें पूरी कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा आपको। उसका अपराध बताना पड़ेगा, उसमें कोर्ट केस चलेगा, ये सब जितनी भी प्रोसेस होंगी, सब वो करनी पड़ेगी, चाहे जितनी विकट परिस्थिति हो। तो ये जो मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 21 यानी 20-21 जो है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये 2 मूल अधिकारों के बारे में ध्यान में रखना, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल ही हो। राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है और इसका निर्णय अदालत करती है। अब फिर आर्टिकल 352 के तहत सरकार कोई निर्णय ले लेती है और वो लागू, जैसे इंदिरा गांधी ने 75 में आपातकाल लागू किया था, इसी प्रकार कभी भी आपातकाल लागू कर सकती है। हाँ, वो सही है या गलत है, इसका निर्णय बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है, तब तक तो वो चलते रहता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं, और इसके साथ सीधे उच्चतम न्यायालय भी जाया जा सकता है, आवश्यक नहीं कि उच्च न्यायालय। देखो, यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है, मूल अधिकार मतलब जो 6 अधिकार है: समता, स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा, ये जो 6 मूल अधिकार है, इनका हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मतलब यदि आपको कोई रोक रहा है कि यहाँ से आप घूमने नहीं जा सकते वहां, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत 6 अधिकार आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको यदि कभी भी इन मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सीधे आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, परंतु हाई कोर्ट छोटी कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के पास क्यों जाओगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आर्टिकल 32, इसके बारे में बात करेंगे आगे, इसके तहत निर्णय देगा। और यदि आप हाई कोर्ट के पास जाते, तो हाई कोर्ट किसके तहत? 226 के तहत रिट, यानी सुप्रीम कोर्ट में रिट यदि आप दाखिल करते तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में रिट दाखिल करते हो यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है सरकार या इसके कानून, तो ये फिर 226 के तहत करोगे। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना। तो वही चीज बताइए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) को हटाकर मौलिक अधिकार की सूची में हटा दिया गया, और इसे संविधान के भाग 12 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया। मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है? आ रही सर। देखो, हुआ क्या, जब मूल संविधान बना था तो संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, ये ध्यान में रखना, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। परंतु 44वां, ये कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी द्वारा, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम में। तो 1978 में जब संविधान इसमें संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो उसके बाद 44, किसी का वॉइस आने सा सरोज जी, आपका वॉइस, सरोज जी मेरी वॉइस आ रही है? तो इसके बाद जो मतलब 7वां कहें या इसका लास्ट कहें जो मूल अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में इसका वर्णन किया गया था कि संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति इकट्ठा करना भी तुम्हारा उस समय मूल अधिकार।
तो ऐसा नहीं है, अब तो भाई एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि कितना भी कमा लो भाई, तुम्हारे ऊपर भी है कि इतना पैसा कहाँ से पा गए। परंतु उस समय फंडामेंटल राइट्स था कि तुम्हारी संपत्ति को कोई टच नहीं करेगा, चाहे जहां से जैसे कमा लो। तो परंतु अब ये चीज नहीं है, तो उसे हटाया गया कब, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। और उसे कहाँ डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को, संविधान का एक भाग 12 है, 12, बार बार संपत्ति की बात यहाँ करो जाके, भाग 12 आर्टिकल 300 का के तहत यहाँ लाके उसे रख दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। यानी अब आप संपत्ति जो इकट्ठा कर रहे हो या कर पा रहे हो, वो सिर्फ कानूनी अधिकार के तहत है, ठीक है ना, मूल अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है, वो कानून की एक प्रक्रिया के तहत है। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं, ये चीज ध्यान में रखना। 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ये भी ध्यान में रखना। कर FIR, देखो कर FR, देखो मैंने ऐसे याद किया था, कर FIR या FR कुछ भी। कर का मतलब है कराची, FIR का मतलब होता है FIR। यानी 1931 में, कब, 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष होते हैं। वो कराची के अधिवेशन में सबसे पहले मांग रखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। तो यानी जो ये फंडामेंटल राइट्स आप मिले हैं, जो यूएसएस मतलब अमेरिका से जो एडॉप्ट किए गए, वो पहले ही भारत में डिमांड हो चुकी थी कि होने चाहिए। और किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो कांग्रेस की कमेटी थी उसने। और इस फंडामेंटल राइट्स का प्रारूप किसने तैयार किया था, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंडित नेहरू ने किया था। इस चीज को भी ध्यान में रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो पूछा जा सकता है, प्रस्तावना का प्रारूप भी उन्होंने ही तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय सशक्त नेता थे। फिर फंडामेंटल राइट्स का प्रारूप भी उन्होंने ही तैयार किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और कब, 1931 में। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इनको देख लो। पहला है समानता का अधिकार, कब, अनुच्छेद 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार, हालांकि इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, यानी 19, 20, 21, 22, इन 4 आर्टिकल्स में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24, बाल श्रम और बालात श्रम, इन दोनों पर जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है, ये गलत चीजें हैं। लोगों का बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए 14 वर्ष से कम। और बलात् श्रम यानी बलपूर्वक कि किसी को तुम ये काम करो, बिना पैसे के करो, ऐसा भी नहीं करा सकते, वो भी फंडामेंटल राइट्स है उसका। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये भी ध्यान में रखना। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, भाई जैसे कि कई जगह आपके यहाँ भी कई क्रिश्चियन स्कूल खोले हैं, कोई भी स्कूल खोला है, उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये सारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। आप उस पर रोक नहीं लगा सकते कि तुम ये धर्म में या मतलब अपनी स्कूल में ये पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। और अंत में जो आत्मा है संविधान की, जिसे कहा गया है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये ऊपर भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब ये यानी ऊपर के इन अधिकारों का जब हनन होगा, भाई सरकार नहीं मानेगी, तब कहाँ जाएगी जनता, तब आर्टिकल 32 का सहारा जनता लेगी और सीधे पहुंच जाएगी किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के पास भी जा सकती है, परंतु क्यों हाई कोर्ट के पास जाएगा लोग, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास यदि सुविधा है तो ये है आर्टिकल 32, जिसे आत्मा कहा जाता है संविधान का। अब एक एक करके हम लोग सारे आर्टिकल्स को देखते हैं क्या लिखा है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में कहा गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चाहे मैं हूं
चाहे अंबानी का लड़का हो, चाहे कोई भी हो, यदि अपराध करेगा तो उस अपराध के लिए सेम दंड मुझे भी है और सेम दंड अंबानी के लड़के को भी है, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। तो ये होता है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जहां से आता है निकल के रिजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि भाई यदि समाज में कुछ लोग शोषित है, वंचित है या पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, स्पेशल व्यवस्था कर सकती है, जिसके तहत सरकार फिर रिजर्वेशन वगैरह लाते हैं। तो वो होता है आर्टिकल 14 के तहत। तो ये आर्टिकल 14 आया समझ में, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। इसमें सिर्फ विधि के समक्ष समता बताया गया है, फिर भी विधियों का समान संरक्षण भी है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। एक समान कानून बनाया जाएगा, उन पर एक समान लागू होगा। यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया, ऐसा ब्रिटेन में चलता है भाई। जो काम है सबके लिए समान होगा, राजा हो या रंक, सबके लिए कानून बराबर। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अपना काम कर रहा है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो कि कोई एक संस्था है या कोई भी है, आप उसको सिर्फ इसलिए भेदभाव करो कि वो इस कास्ट का है, इस धर्म का है, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये क्या है? इसमें ये कहा गया कि भैया, हाँ एक चीज और है इसमें, लिखा नहीं है फिर भी बता देता हूँ। 15(3) में महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन भी किया गया है कि महिलाओं के लिए भी सरकार कुछ स्पेशल कानून बना सकती है, तो वो 15(3) के तहत बना देती है। और इसमें जैसे 16 लिखा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका मतलब ये है कि सरकार जो एग्जाम लेगी या जो नौकरी देगी वो सबके लिए समान रूप से देगी। फिर इसी के अंतर सब क्लॉज आ जाते हैं, जिसमें सरकार रिजर्वेशन भी पॉलिसी अपना लेती है कि भाई जो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, उसके लिए हम रिजर्वेशन देंगे, तो वो 16(4) के तहत ये सारी चीजें आगे हो जाती है। पर आप इतना ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। जो छुआछूत है वो एक दंडनीय अपराध है, ये आर्टिकल 17 में लिखा गया है। किसमें? आर्टिकल 17 में लिखा गया है, ध्यान में रखना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये क्या है? उपाधियों का अंत का मतलब है पहले सर, पहले की उपाधि कौन होती थी? सर उपाधि हुआ करती थी, राय उपाधि हुआ करती थी, राजा उपाधि हुआ करती थी, ऐसे कई सारी उपाधियां हुआ करती थी उस समय, जिसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। यानी आप किसी से भी कोई उपाधि नहीं लोगे, और जैसे मतलब विदेश का सम्मान जब मिलता है तो राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देगा, तभी उसको स्वीकार करोगे, अदरवाइज नहीं स्वीकार करोगे। विदेशों से कई सम्मान मिलते रहते हैं। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। फिर भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। जो और उपाधि मतलब जो इनाम दिया जाता है भारत में, स्पेशली भारत रत्न वगैरह, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत में दिए जाते हैं। बाकी उपाधियों को खत्म कर दिया गया था, ठीक। तो इस प्रकार ये चीजें होती हैं किसमें? 14 से 18 तक में। 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 में स्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। तो ये होते हैं 14 से 18। अब चलते हैं 19 से 22 तक के आर्टिकल। आओ देखें। स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपको फ्रीडम होगा, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अब 6 है क्योंकि संपत्ति का अधिकार 1978 द्वारा हटा दिया। देखो 19 में आर्टिकल 19 जब आप पढ़ते तो उसमें भी आपको 6 तरीके के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि मैं यहाँ से सतना जा सकता हूँ या अप्रोक्सीमेट जम्मू जा सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, वो कहाँ लिखा गया है कि आप जा सकते हो? वो इसी आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 19 में ही लिखा गया है। देखना कौन कौन से हैं। पहले 7 थे पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो 6। तो कौन कौन से हैं देखो।
बोलने की स्वतंत्रता, 19(1)(a) बोलने की स्वतंत्रता, यानी आप बोल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो होता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना? तो ये प्रेस वगैरह जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं वो किस स्वतंत्रता का उपयोग करके छपते हैं? तो आर्टिकल 19(a) के तहत। 19(b) शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ये 19(b) के तहत है कि आप कहीं पर भी बिना हथियारों के मतलब अपनी बात रखने के लिए क्या कर सकते हो? एकत्र हो सकते हो। तो ये होता है 19(b) के तहत संविधान में लिखा गया है। 19(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जैसे कई लोग कॉलेज में भी संघ बना सकते हैं, स्कूलों में भी संघ बन सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल मतलब जैसे एनएसयूआई होता है, और भी चीजें होती हैं, एबीवीपी होता है, एनएसयूआई होता है, ना जाने कितनी संस्थाएं बन जाती हैं। तो ऐसा संघ बनाया जा सकता है, ऐसा संविधान में फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। 19(c) 19(d) देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। वही चीज जो मैंने बताया कि कहीं भी यहाँ से जम्मू कश्मीर जाओ, कलकत्ता जाओ, कोई रोक टोक नहीं है भाई, कहीं पर भी जा सकते हो। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी इलाके में जमीन खरीद सकते हो और जमीन खरीद के वहां घर बनवा सकते हो। तो ऐसा किसमें कहा गया? 19(e) में कहा गया है। इसके बाद ई के बाद एफ आना चाहिए था, परंतु एफ था संपत्ति का अधिकार, यहाँ भी था संपत्ति का अधिकार, तो उसे हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, और भाग 12 300 क में रख दिया गया, तो इसलिए वो हट गया। और फिर 19(g) आता है, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जैसे सेम कास्ट है तो ये बाल ही काटे, ऐसा नहीं, वो कुछ भी काम कर सकता है जो उसकी इच्छा हो। तो इस प्रकार कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की उसको स्वतंत्रता है। तो ये 6 तरीके की स्वतंत्रता है इसमें। अब क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन कई बार चर्चा में मतलब कि रहता ही है कि जो आपको अपनी लड़की की मतलब जिससे आप पसंद करते हो उससे शादी करनी है, और ये किस आर्टिकल के तहत आपका फंडामेंटल राइट्स है? तो उसमें विकल्प दिया जाता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। ये 3 विकल्प दिए जाते हैं। ये यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो उसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 19। इसी आर्टिकल, जो आर्टिकल आपने अभी तक में पढ़े हैं, बोलने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की, संघ बनाने, आवागमन, निवास करने, बसने, व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, इसी आर्टिकल में ये भी है कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 19 का इशू है, ना कि 14, ना कि 20, ना कि 21 का। ठीक है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता, जो न्यूज़पेपर छपते हैं वो अनुच्छेद 19(a) में तहत छपते हैं, ये भी ध्यान में रखना। 19(a) में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस भी बोलने का तो अधिकार है भाई, अपनी बात रखने का ही तो अधिकार है, तो वो भी 19(a) में होता है। ठीक है ना? और इसी के नीचे फिर 19(1)(b) में निजता का अधिकार आता है, राइट टू प्राइवेसी आता है, तो वो चीजें भी आ जाती है इसमें। अब आज चलते हैं हम लोग आगे की। अब आते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या है? अनुच्छेद 20 जो मैं बताऊंगा और इसके बाद वाला जो अनुच्छेद बताऊंगा, अनुच्छेद 21, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। मतलब इन अधिकारों के लोगों को किसी भी परिस्थिति में, चाहे जितना बड़ा आपातकाल लागू हो, खत्म नहीं किया जा सकता। तो जो अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी को अपराधी घोषित कर रहे हो तो बताओ कि उसका अपराध क्या है, किस लिए तुम अपराधी घोषित कर रहे हो। तो इसके तहत क्या क्या होता है कि मतलब यदि कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है, मतलब एक बार कोई अपराध कर दिया तो उसको सजा सिर्फ एक ही बार दे सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको जीवन भर उस अपराध के लिए सजा देते रहो। यदि किसी ने किसी को मार दिया और आपने सजा सुनाई 4 साल की फॉर एग्जाम्पल, तो 4 साल बाद उस पर वो अपराध कभी नहीं रहेगा, वो सजा काट के आ गया, उसका अपराध खत्म हो गया।
ठीक है ना? तो एक बार में ही एक ही सजा। दूसरा पॉइंट्स जो है, अपराध करने के दौरान जो उसे सजा दी जाती है ना, वो उसी समय के जो लॉज़ होते हैं उनके अनुसार, मतलब जैसे देखो एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ कि मान लो मोदी गवर्नमेंट है, मान लो 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई, ठीक है ना? और मोदी गवर्नमेंट ने कह कह दिया कि यदि आप किसी को मर्डर करते हो, तो आप मान लो मर्डर ही, चलो मर्डर ही करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको 10 साल की सज़ा होगी, ठीक? और किसी व्यक्ति ने 2013 में मर्डर कर दिया, समझना 2013 में मर्डर कर दिया और उसका छानबीन हुई 2015 में पता चला कि भाई इस व्यक्ति ने मर्डर किया। अब सज़ा क्या होगी? 2014 से पहले मान लो सज़ा थी 5 साल की, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी वो 10 साल की सज़ा नहीं होगी। वो उस व्यक्ति को उस समय के कानून के अनुसार सज़ा होगी जब उसने मर्डर किया था, उस समय के कानून के। और उस समय का कानून कहता था कि भैया 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। इसलिए जब उसकी सज़ा सुनाई जाएगी, तो उस समय के कानून के अनुसार सुनाई जाएगी। 2013 के कानून के अनुसार, 2015 कानून के अनुसार नहीं, यानी 5 साल की। तो ये भी इसमें संविधान में आपके लिखा गया है। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कभी भी पुलिस ये नहीं कह सकती कि जैसे मुझे गिरफ्तार करती है, किसी को गिरफ्तार करके ले गई, तो ये नहीं कह सकती पुलिस कि आप ये बोलो कि आपने ये अपराध किया है। ज़बरदस्ती, मार-पीट के ऐसा कभी नहीं कह सकती। वहाँ वो स्वतंत्र है, वो क्या बोलना चाहता है वो स्वतंत्र है, आप प्रेशर बना नहीं सकते उस पर कि आप ये बोलो कि आपने ही मर्डर किया या मतलब कबूला जाए, आपको प्रेशर डाला जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक? तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट्स इसने नहीं लिखा है, वो भी बता दूँ कि पुलिस यदि कभी किसी को गिरफ्तार करके ले जाती है, पुलिस जैसे कि यहाँ से किसी पर्सन को उठाई और उसको गिरफ्तार करके ले गई, तो 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये भाई अपराधी है, तो इसे जेल में रखो या फिर इसे छोड़ो। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट्स ही है कि पुलिस ने यदि किसी को गिरफ्तार किया, तो वो थाने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना ही पड़ता है और फिर वहाँ से कोर्ट डिसाइड करती है कि आगे करना क्या है। ठीक? तो ये भी इसको भी ध्यान में रखना। तो ये कभी भी निलंबित नहीं होती। ये सारी प्रक्रियाएँ फॉलो करनी ही पड़ेगी किसे? व्यक्ति, पर्सन को। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी वृत्ति के वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत ही देखो, एक चीज और ध्यान में रखना कि किसी भी व्यक्ति को आप फांसी की सजा ऐसे नहीं दे सकते हो कि आपको लगा कि ये गलत किया है और इसे फांसी दे दो। ऐसा ना पुलिस कर सकती, ना संसद कर सकती, ना राष्ट्रपति कर सकता, ना कोई कर सकता। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, हाई कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद वो अपील करेगा। मतलब सारी प्रोसेस, जैसे फांसी के लिए नॉर्मली जैसे अपराधी को, बहुत बड़े अपराधी को यदि कभी दिया जाता फांसी, उसी पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। और तब तक चाहे जितना बड़ा आपातकाल हो, आप ये चीजें नहीं खत्म कर सकते। और जो राइट टू प्राइवेसी है, वो ये भी ध्यान में रखना, निजता का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 के तहत ही है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना? स्किप हो गया था मेरे दिमाग से। तो अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी मतलब आप, आपकी लाइफ प्राइवेसी रखी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो, फेसबुक पे क्या कर रहे हो, तो वो ओपन कर देगी सरकार। ऐसा नहीं कर सकती सरकार, ठीक है ना? राइट टू आप किससे कॉल पे बात कर रहे हो, तो देखो डिटेल सरकार के पास होती है, ऐसा तो है नहीं कि होती नहीं भाई, सब चीजें तो उसी के पास रहती हैं। तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार कि आपकी फ़ोन की टैपिंग कराना शुरू कर दे। मतलब कि आप फ़ोन में किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ़ोन में क्या कर रहे हो, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती। वो आर्टिकल 21 के तहत आपकी राइट टू प्राइवेसी अधिकार का हनन होगा। क्योंकि आपके प्राइवेसी चाहिए और ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना? मतलब अपराध के अलावा नॉर्मली क्या कर रहे हो, इस पर सरकार दखल नहीं दे सकती। तो ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आर्टिकल 21 के तहत ही सरकार स्वस्थ एवं पर्यावरण उपलब्ध कराता है, एनजीटी। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, आर्टिकल 21 के तहत सरकार को एक और दायित्व दिया गया है कि आप अपने लोगों के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराओ।
ये सरकार को कहा गया। हालाँकि मेनका गांधी बाद जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो उसमें बहुत सारी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि आर्टिकल 21 के तहत सरकार के क्या-क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है ना? जिसमें राइट टू मतलब जो फ्रेश वाटर है, एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। एजुकेशन भी इसी में आता है 21 का। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेनका गांधी बाद में निकल के आया था। तो उन सब पॉइंट्स को इन्होंने क्या किया अंडरलाइन किया सरकार ने और फिर मतलब उस समय की सरकार ने और फिर काम किया। तो जब निकल के आया कि भाई पर्यावरण उपलब्ध कराना तुम्हारे कर्तव्य है, तब फिर इन्होंने एक संस्था का गठन किया था एनजीटी का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट 2010 का था और अक्टूबर 2010 में इसको गठन किया गया और ये एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुनती है, सॉल्व करती है, निर्णय देती है और इसकी जो 4 पीठें हैं, एक भोपाल में है, एक पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में है। ठीक ना? तो जो भी पर्यावरण से संबंधित विवाद है मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ो तो एनजीटी के पास ये मामला गया ये भाई सुप्रीम कोर्ट इतने मामले नहीं सुन पा रही है तो एनजीटी को दे देती है। एनजीटी ही करती है वो पर्यावरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना होती है। एक्ट 2010 का है। ठीक है ना? श्रीवास्तव साहब कुछ समय तक पहले तो मुखिया थे। अब देखो अनुच्छेद 21 का ये है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को से राज्य विधि करें निःशुल्क शिक्षा निभाते। देखो राइट टू एजुकेशन जो है वो कितने से कितने साल तक के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है कि उनको एजुकेशन सरकार देगी ही देगी, चाहे अब सरकारी स्कूल के माध्यम से दे चाहे जैसे भी। और ये कब शामिल किया गया 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत शामिल कर लिया गया। ठीक है ना? ये चीजें भी ध्यान में रखना। और ये फंडामेंटल राइट्स में भी है, मतलब 21 का में भी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हम इसे पढ़ेंगे और जब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो तीनों में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब चलते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। कुछ दत्ताओं सारी और निरोध के संरक्षण। अब देखो इस चीज को देखो आर्टिकल 20 जो हम लोगों ने पढ़ा प्राण एवं दैहिक अपराध के संबंध में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 पढ़ा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये मैंने बताया कि भाई यदि कोई दोषी नहीं है तो सजा तुम नहीं दोगे चाहे जितना बड़ा आपातकाल लागू हो। दूसरा यदि तुम किसी को मतलब सजा दे रहे हो तो पूरी एक प्रक्रिया अपनाओगे। ये दोनों है। अब आते हैं अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये वही चीजें जो मैंने बताई कि यदि किसी को हिरासत में लेना है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं वारंट लेके जाना पड़ता है। पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करके लेने जाती है तो वारंट लेके जाती है। वारंट में क्या होता है कि भाई तुमने ये अपराध किया है, तुम्हारे इस अपराध के लिए हम कोर्ट से वारंट लाए हैं, तुम्हें जेल भेज रहे हैं, तो वो बताना पड़ता है। और 24 घंटे के अंदर जो मैंने चीजें बताई आने ले जाने समय छोड़कर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर उसे कहा कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा 22 के तहत। और उसे पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्ट में पेश कर दिया तो आप उसके सारे अधिकार खत्म कर दोगे, नहीं। वो जिसको चाहे मनपसंद आदमी को वकील बना सकता है। तो ये आर्टिकल 22 के तहत है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण देता है। फिर कुछ ऐसे निवारक उपाय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकता। वस्तुतः निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत सरकार के जब किसी व्यक्ति निवारक। ठीक, देखो हाल ही में मुद्दा आया, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि राधे जाट और एक और व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो ये फिर बात उठती नहीं है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, सब लोगों को पता होगा कि भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया तुमने। तो उनके पास एक जो बहाना है वो इसी एक्ट का है, प्रिवेंशन एक्ट यानी निवारक निरोध का है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं राधे जाट और ये जो इंदौर में आंदोलन कर सकते हैं वापस और इससे क्या हो सकता है खतरा हो सकता है, इसलिए हमने एक चीज में रखना पुलिस के पास ये भी अधिकार है कि वो यदि आप समाज के लिए खतरा हो सकते हो, हुए नहीं हो
हो सकते हो और ऐसा पुलिस को लग जाता है तो वो आपको बिना अपराध के भी जेल में डाल सकती है। और रीज़न क्या होगा कि आप समाज के लिए इसमें खतरा हो सकते हो। मतलब आपके कारण कोई आंदोलन भड़क सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं। परंतु उसके लिए भी रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन क्या है उसके लिए? उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है? उसके लिए जो रूल रेगुलेशन है, वो ये इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने आप उसे रख सकते हो, उसके बाद नहीं रख सकते। चाहे आपको लगता हो, ना लगता हो, उसके बाद आप नहीं रख सकते हो। और यदि आप उसके लिए रखना चाहते हो, तो पहले जो कोर्ट होगा उसके पास जाएँगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर कोर्ट बताएगा, कमेटी बनेगी, वो सारी प्रक्रियाएँ अपनाना। पर एक बार में 3 महीने रख सकते हो। तो जैसे इन दोनों लोगों को लेके गए हैं ना पुलिस, प्रिवेंशन एक्ट कई बार बोलते हैं प्रिवेंशन एक्ट के तहत ले गए, वो यही एक्ट है। आर्टिकल 22 के तहत ही कुछ ये मतलब सब क्लॉज़ आ जाते हैं उसके तहत, उसी में ये लिखा गया है। इसके निरुद्ध व्यक्ति के यथाशीघ्र निरोध के साथ सूचित किया जाएगा। जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा प्रकरण नहीं, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने से ठीक है, ठीक? तो ये चीज़ें हैं कि फिर जिनको मतलब वो किया भी जाता है, जैसे इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो ये भी नहीं है कि आप इनके अधिकार खत्म हो गए, भाई ये वकील करें अपना, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फिर आधे जाट वगैरह का जो केस है उसमें वकील वगैरह पहुँच चुके हैं। फिर सारी प्रक्रिया जो होगी वो आगे देखी जाएगी। परंतु फिलहाल आपके लिए जानना यही ज़रूरी है कि क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्या ऐसे कानून है? तो बिल्कुल है ऐसे कानून और वो कानून आर्टिकल 22 के तहत आता है। ये वही कानून है जिसमें ये भी कहा गया है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले पुलिस बताएगी, आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी और इसी कानून के सब क्लॉज़ में ये कह दिया गया कि भाई यदि पुलिस को लगता है कि आप आगे चल के अपराध कर सकते हो, तो आपको सीधे जेल में डाल देगी। फिर आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है मतलब सीधे मतलब एक प्रकार से अंदर कहीं रख देगी या नज़रबंद कर देगी, ये कर सकती है पुलिस। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर निवारक निरोध से संबंधित अन्य बनाई गई विधियाँ, निवारक निरोध अधिनियम 1950 ठीक है? इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब विधि खत्म हो चुकी है, मैं बताता हूँ। निवारक निरोध अधिनियम 1950 जिसे 1971 में समाप्त किया गया। मीसा कानून शिक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 ठीक है ना? और इस कारण 1979 में इसे भी समाप्त किया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974 है। रासुका रासुका ज़रूर ध्यान में रखना, रासुका अभी भी चल रहा है और रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है 1980 में जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू है। तो ध्यान में रखना रासुका जो है अभी भी चल रहा है यानी यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हो, तो ये सरकार कर सकती है ऐसा और रासुका कानून चलता है, ठीक है ना? अभी भी, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, 1980 में बना। अब देखो आतंकवाद एवं विध्वंस गतिविधि निरोधक कानून टाडा टाडा भी खत्म कर दिया गया है और टाडा आप लोगों को पता होगा संजय दत्त जब जेल गया था जो मुंबई ब्लास्ट में अपने घर में कुछ मतलब बंदूक रखा था तो वो टाडा कानून के तहत ही जेल भेजा गया था और टाडा उस समय का बहुत 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 मतलब कठिन कानून हुआ करता था और उसी के तहत उसको जेल हुई थी ठीक है ना टाडा कानून अब टाडा कानून भी खत्म हो चुका है मतलब ये सारी चीजें हैं। फिर पोटो यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 में लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो पहले टाडा हुआ करता था आगे चल के उसे पोटो बना दिया गया मतलब वही है कि आतंकवादियों का साथ यदि दे रहे हो पुलिस को ऐसा लग रहा है तो फिर आपको बिना किसी कानून वानून के बताए हुए सीधे जेल में डाल देगी और सारा अपना काम देगी। तो ये कुछ उसी से संबंधित यानी प्रिवेंशन से संबंधित एक्ट थे। इनमें ज़्यादातर समाप्त हो चुके हैं, कोई मतलब के नहीं है। सिर्फ रासुका जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो चल रहा है, वो 1980 से चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। ठीक? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कल हम लोग नए टॉपिक मतलब इसी का शोषण के विरुद्ध अधिकार और एक हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार और क्या-क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
ये इसे खत्म करेंगे और नीति निदेशक सिद्धांत भी खत्म करेंगे, ठीक है ना। कल नीति निदेशक सिद्धांत और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों साथ खत्म कर देंगे, बहुत छोटे-छोटे, और फिर कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल 3 चैप्टर साथ ही साथ खत्म करेंगे। तो बेसिक चीज जो आज हम लोगों ने पढ़ी उनको जरूर ध्यान में रखना कि जो हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या एक बार फिर रिवीजन में करवा देता हूँ। देखो, आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, और फंडामेंटल राइट्स आता कहाँ से है, तो अमेरिका से आता है, ये हम लोगों ने जान लिया। और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं, और उनमें से जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कौन-कौन से हैं, समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, तो आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है वो समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता है, विधियों का समान संरक्षण, दोनों चीजें मैंने बता दिया है। और ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समान ये पॉइंट। और आर्टिकल 15 है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। और इस कानून के तहत जो मतलब 15(3) में आप और डीप में जाओगे तो पाओगे जो महिलाओं के लिए नए-नए कानून सरकार ला रही है, वो कहाँ से ला रही है, वो आर्टिकल 15(3) में कहा गया है। आर्टिकल 15(3) में ये कहा गया है कि सरकार महिलाओं के लिए कुछ कानून बना सकती है, तो 15(3) के तहत ये सारी चीजें करती है, ठीक ना। फिर 16 हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता पढ़ा, और इसी 16(4) के तहत ही जो ये रिजर्वेशन आया था, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो या फिर जो अलग रिजर्वेशन हो, वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर 17 में हम लोगों ने अस्पृश्यता का अंत पढ़ा, यानी छुआछूत जो है अपराध है, ये जाना। 18 में हम लोगों ने जाना उपाधियों का अंत। उपाधि विशेष रूप से जो पहले उपाधि दी जाती थी, सर की उपाधि जैसे दी जाती थी पहले, नहीं सबको सर की उपाधि दे देते थे ब्रिटिश वाले, या फिर राजा या राय या फिर और कई तरह की जो उपाधियां हुआ करती थी, वो खत्म किया गया। और इसके अलावा जो ये पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सारी चीजें हुई। फिर आर्टिकल 19 आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के तहत भी 6 अधिकार आ जाते हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। और इसके अलावा जो मतलब अन्य क्या बोल सकते हैं, अन्य प्रकार की भी इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, वो सारी इसमें आ जाती हैं। कहीं पर भी हथियार के बिना व्यापार कर सकते हो, निवास कर सकते हो, जमीन खरीद के घर बनवा सकते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत ही रखी गई थी। फिर प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है, 19(a) के में होती है। और फिर 20 आता है आर्टिकल, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वही बात है कि आपको अपराध जो नहीं किए हो उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती, और जो अपराध किए हो उसके लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। फिर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, भाई कि आपको प्रक्रिया के द्वारा ही यदि मतलब फांसी दी जाती है तो दी जा सकती है, अदर नहीं दी जाएगी। फिर 21 का में हम लोगों ने पढ़ा कि राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 22 में पढ़ा कि गिरफ्तारी और निरोध में निवारण है। गिरफ्तारी जो हो रही है 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको वहां पेश करना ही पड़ेगा। कुछ कंडीशन हम लोगों ने 22 में ही सब क्लॉज में जान लिया कि प्रिवेंशन एक्ट भी होता है, जिसके तहत ये भी होता है कि सरकार मतलब पुलिस चाहे, यूं कहे सरकार भी चाहे, तो आपको गिरफ्तार कर सकती है यदि आप देश के लिए, समाज के लिए खतरा बनने वाले हो। ठीक, 3 महीने मैक्सिमम गिरफ्तार कर सकती है, फिर उसके बाद उसे पेश ही करना पड़ता है वहाँ। तो ये सारी चीजें उसके तहत हो जाती हैं। ठीक, बाकी अब कल श्रम, बालाश्रम और कल ये सारी चीजें अब कल खत्म करेंगे। कल के क्लास में 3 चैप्टर खत्म करूंगा, और परसों से फिर अपना राष्ट्रपति वगैरह है, जो भी चीजें चल रही थी वो चलेंगी, और धीरे-धीरे करके ऐसे करके पॉलिटी भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? चलो, ओके, आ गया समझ में? चलिए ठीक है, जी रखते सर। हैं ना? थैंक यू।